मानव जीवन खतरे में है, मानव जीवन खतरे में है। थोड़ी दिखाओ समझदारी, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुरक्षा की लो जिम्मेदारी। नमस्कार, डी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा विषय है पर्यावरण विज्ञान के नए आयाम। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पर्यावरण विज्ञान क्या है और इससे जुड़े कोर्स करने के बाद छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के कितने अवसर हैं और अगर कोई छात्र या छात्रा इससे संबंधित कोर्स करके अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना से पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर बिहारी सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब बिना विलंब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सर सबसे पहला तो सवाल यही हो जाता है कि पर्यावरण विज्ञान क्या है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें पता है कि क्या है और बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि पर्यावरण विज्ञान एक्चुअल में है क्या। मैडम, सबसे पहले तो पर्यावरण विज्ञान जानने के लिए पर्यावरण को समझना जरूरी है। व्हाट इज एनवायरनमेंट जी। तो सीधे शब्दों में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी उपस्थित है, जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन होते रहता है, इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट लिविंग बीइंग और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। जी। तो बायोटिक कंपोनेंट में जीव जगत भी आता है और वनस्पति जगत भी आता है। वनस्पति जगत और जीव जगत में फिर तीन कम ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जी। और एबायोटिक यानी जो जिसमें जीव नहीं है, उसमें है हवा है, जल है, पृथ्वी है। जी। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं और ये दोनों मिल करके पर्यावरण बनाता है। अब पर्यावरण विज्ञान इन्हीं का विस्तार से अध्ययन करता है। जी। तो हम कोई भी और सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम एक लार्जर डायमेंशन में बताना चाहते हैं जी। कि और भी कोई सब्जेक्ट कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, कोई स्टूडेंट अध्ययन करता है जी। तो उसका मेन पर्पस होता है कि हम अपने परिवार की, समाज की, देश की या मानवता की बेहतरी के लिए पढ़ें। जी। उसमें और क्या बेहतरी लाया जा सकता है। पर्यावरण विज्ञान जो है वह मनुष्य के और जीवों के, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व से संबंधित है। जी। और पिछले 2-3 शतकों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पूरे विश्व को, मानवता को एक चिंता में डाल दिया है। और इस तरह से पर्यावरण विज्ञान जो है कहा जाए तो जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने, उसकी निरंतरता को बनाए रखने का विज्ञान है। जी। और इसलिए इसको हम लोग एक खास विषय के रूप में न जोड़ करके इसकी टोटलिटी में समझने की जरूरत है। टोटलिटी में इसकी समझने की जरूरत है। असल पिछले 2-3 शतकों से कुछ ऐसे हुए जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज बहुत आए, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हुआ, अर्बेनाइजेशन बढ़ा, लोगों का लाइफस्टाइल बदला, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग उपयोग कर रहे हैं। और इसके कारण पर्यावरण के जो या प्रकृति के 3 जो प्रमुख देन है, गिफ्ट है, हवा, जल और मिट्टी या पृथ्वी, एयर, वाटर एंड सॉइल, इन तीनों पर इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कुछ समय तक तो इसको नज़रअंदाज किया गया, लेकिन इसके बाद में जब कुछ बहुत सीरियस चीज़ें आने लगीं तो इस पर ध्यान गया और इस तरह से पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई या इसका अध्ययन हम कह सकते हैं पिछले 60-70 वर्षों में महत्वपूर्ण हुआ है। इसके पहले प्रकृति में अपना एक नेचुरल बैलेंस होता है, वो बैलेंस मेंटेन था। कभी कभार प्राकृतिक आपदाओं में कुछ समय वो डिस्टर्ब हुआ करता था, लेकिन अदरवाइज लंबे समय से, आदिकाल से ये अपना बैलेंस मेंटेन करके और चलता था। पृथ्वी पर जीव पर खतरा का ये नहीं था। इसके प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण विज्ञान के कितने प्रकार हैं। पर्यावरण विज्ञान को
दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है साइंटिफिकली। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट जी, या ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, और दूसरे को कहते हैं हम लोग मैन मेड इन्वायरमेंट। तो प्राकृतिक या ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट का मतलब एक खास ज्योग्राफिकल एरिया का इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग बीइंग भी हैं और नॉन लिविंग बीइंग भी हैं। तब है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे कहीं का तापक्रम, रेनफॉल, ये सब अलग अलग जगह का अलग अलग होता है जी, इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है। लेकिन मैन मेड इन्वायरमेंट के लिए हम जानते हैं कि मनुष्य बहुत ही डेवलप्ड क्रिएशन है नेचर का, तो इसने अपने नीड और शौक के अनुसार जी, अपना वातावरण क्रिएट कर लिया है। जी, जैसे हम कार है, एरोप्लेन है, एसी है, ये सारी चीज़ें मैन क्रिएटेड है। तो ये मैन क्रिएटेड इन्वायरमेंट जो है वो, जैसे हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं तो ये मैन मेड इन्वायरमेंट कहलाएगा। और हम खुले में चले जाएं, पेड़ पौधे जानवर घूम रहे हैं, तो क्या वो प्राकृतिक इन्वायरमेंट हुआ। जी। तो दो इन्वायरमेंट ये विज्ञान ये कहता है। सर, आपसे इसके महत्व की भी चर्चा करेंगे कि पर्यावरण विज्ञान का महत्व क्या है, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है। एक्चुअली लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है, एयर, वाटर एंड सॉइल। जी। अब रहा कि इनका स्वास्थ्य कैसा है, तो पर्यावरण विज्ञान में के स्टडी का तीन कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है कि इनका स्वास्थ्य क्या है। ये अब अगला प्रश्न है कि पिछले 2-3 शतकों में जो कुछ परिवर्तन, इसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है। और इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने का मतलब होता है कि पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व पर खतरा मढ़ना। अभी खतरे की बात हम कहेंगे, लेकिन यही जब ऐसे छूटा रह गया तो फिर यह उनके निरंतरता पर असर डालेगा। और ये वैज्ञानिक सोचने लगे हैं, डरने लगे हैं कि यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो इसकी निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये खतरे में है, किसी दिन खत्म हो सकता है। पर्यावरण विज्ञान के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि भारत में पर्यावरण विज्ञान का इतिहास क्या है। इसका थोड़ा सा इसको और हम इंटरनेशनल लेवल से लेकर के आते हैं। भारत पर कि एक्चुअली पिछले 50 और 60 के दशकों में, पिछले 1950-60 में कुछ ऐसी दुनिया में घटनाएं घटी जो दुनिया के सब प्रबुद्ध लोगों को चिंता में डाल दिया। जी। उसी कंटिन्यूटी में बिहार हम ये क्या कहते हैं, भारत पर भी आ जा रहे हैं। तो ये था, 2-3 घटनाओं की चर्चा हम करेंगे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्मॉग बना, स्मॉग फॉर्मेशन हुआ। स्मॉग फॉर्मेशन में होता क्या है कि यदि जहरीले या टॉक्सिक केमिकल्स, पार्टिकल्स एयर में आ जाए जी। और टेम्परेचर वहाँ कम हो तो वाटर ड्रॉप्स पर बैठ जाते हैं। उसको आदमी सांस लेता है तो उसको सांस की तकलीफ होती है और बहुत केसेज में डेथ भी हो जाता है जी। तो लॉस एंजल्स में स्मॉग फॉर्मेशन हुआ। बाद में 52-53 में लंदन में हुआ, और लंदन में तो करीब 5000 लोग मरे भी उससे। ये बड़ी चिंता का विषय। इसके बाद में एक जापान के मिनामाटा डिजीज़ के बाद से, जापान का मिनामाटा एक पोर्ट है, उस पोर्ट के पास एक इंडस्ट्री चल रहा था, प्लास्टिक इंडस्ट्री। उसमें मरकरी, पारा का ये हो रहा था जी। और पारा को हम मानते हैं कि इनोकुअस है, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है। लेकिन पाया गया कि कुछ दिनों के बाद उसमें जो डिस्चार्ज कर रहे थे फैक्ट्री में से मिनामाटा के समुद्र के में जी। तो वहाँ के लोग एबनॉर्मल होने लगे। उनका ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, ठीक सूझता नहीं था, अनबैलेंस्ड थे, और कुछ एक्टिविटी चेंज हो गई थी, एकदम एबनॉर्मल टाइप का। इसके पर बड़ी चिंता की बात हुई। जापान ने इसको बहुत स्टडी किया। 8-10 साल के स्टडी के बाद पता चला कि एक्चुअली यहाँ पर मरकरी के कारण जो पॉइजनिंग हुआ, पॉइजनिंग उस के कारण वहाँ के जल में मछलियाँ थी, वो मछलियाँ पॉइजनड हो गई, और उससे को जो खाया उसमें ये आ गया। तो ये कुछ वैश्विक चिंताएं ये होने लगी, और इस पर तब विश्व के लोगों ने मिलकर के, और ख़ासकर यूएन ने इनिशिएटिव लिया, और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको कहते हैं यूएन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट।
ये एक अपनी चिंता को व्यक्त करने का और आगे के प्रोग्राम बनाने के लिए बना। उसमें 115 देशों ने शिरकत लिया और उसमें हम लोग के देश की प्रधानमंत्री, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी भाग ली जी। काफ़ी उससे प्रभावित हुई। और आने के बाद अब भारत के इतिहास में आते हैं कि आने के साथ ही उन्होंने इस पर कार्य शुरू कर दिया। एक अलग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बनकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बनाया उन्होंने। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई जी। कई इन्वायरमेंटल लॉज उन्होंने बनाया और इस तरह से इन्वायरमेंट की चिंता नेशनल लेवल पर होने लगी और उस पर कार्य होना शुरू हुआ। कुछ लॉज भी बने, जैसे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना। उसके बाद में एयर पर, क्योंकि एयर वाटर सॉइल ये तीन इम्पोर्टेंट है, फिर एयर पर एक्ट बना जी। इसके बाद में 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक जिसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं, ये बना, जिसमें इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य कौन करेगा, इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई और इस पर भारत की सीरियसनेस नज़र आने लगा। इसके बाद में अब इन्वायरमेंट को ज़्यादा सतर्कता से शिक्षण संस्थानों में जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए 8वीं और 9वीं ये 5 ईयर प्लान में वोकेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आया। बिल्कुल सर, हमारा अगला सवाल यही है कि अब पर्यावरण विज्ञान को कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, तो ये कैसे संभव हुआ? हाँ, ये शुरू हुआ पहले ये कि यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने पहले तो वोकेशनलाइजेशन शुरू किया। कहा क्या कि आप जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ साथ लड़कों को वोकेशनल में हो, जिससे कि उनको रोजगार का अवसर मिला और उसमें इन्वायरमेंटल साइंस को ज़्यादा महत्व दिया गया। और इस तरह से डिग्री लेवल पर कोर्सेज शुरू हुआ, जिसमें AN कॉलेज पटना में शुरू हुआ इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, बायो टेक्नोलॉजी, इस तरह के कई कोर्सेज शुरू हुए यहाँ पर। इसके बाद में फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक और कोर्स आया जिसको हम लोग कहते हैं एड ऑन कोर्स। यह एक अपने आप में एक नई तरह की चीज़ था, जिसमें हुआ क्या कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते करते उसके साथ साथ एक और कोर्स कर सकते हैं, एड ऑन कोर्स। और उस एड ऑन कोर्स में यदि 1 साल करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करेंगे तो डिग्री मिलेगी साइमल्टेनियसली। मतलब सर, हाँ जी सर, अगला सवाल हमारा यही है, कोर्स के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे कि पर्यावरण विज्ञान से जुड़े कोर्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, तो पहले तो ये बताया कि ये कहने का मतलब है कि पर्यावरण एक हॉट टॉपिक बन गया नेशनल और ये लेवल पर, कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विश्व चिंतित है, उसमें भारत भी अपनी चिंता को व्यक्त किया और जैसा हमने बताया कि कई इस तरह के ये हुए। इसी यहाँ तक कि 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया गया अमेंडमेंट करके, और उसमें आर्टिकल 48A और 51AG लाया गया। ये कहते हुए उसमें ये था कि उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया गया कि गवर्नमेंट प्रयत्न करेगी कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखें और इम्प्रूव करें, और साथ साथ यहाँ का वाइल्ड लाइफ और वनों का संरक्षण करेंगी। इसके बाद में 51AG में कॉन्स्टिट्यूशन में आने का मतलब है कि कितना महत्व उसको दिया गया, ये कितना महत्व इम्पोर्टेंस दिया गया। लेकिन कंपलसरी पेपर के रूप में ये हुआ कि एक MC मेहता साहब करके यहाँ के वकील सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, जो कि काफ़ी इसके लिए संघर्ष किया कि नहीं, जब तक छोटे बच्चों से लेकर के हर एक स्तर पर इसके इन्वायरमेंट के महत्व को नहीं डाला जाए तो फिर सिटीजन ऐसे नहीं बन पाएंगे। और फिर जैसे पुरानी पीढ़ी इन्वायरमेंट को जस्ट लेती थी इस तरह से, उस तरह से न लेकर के वो, तो इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी के तौर पे, हाँ लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखा और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि आप +2 लेवल तक इसके कोर्स में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया जाए, और ये इंक्लूड हुआ। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी हायर एजुकेशन को देखती है, तो यूजीसी को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप हायर एजुकेशन में, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इस सब्जेक्ट को डालिए,
और आज ये स्थिति है कि हर एक सब्जेक्ट, कोई भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हो, ज्योग्राफी पढ़ रहा, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक उसमें उसे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये आज की स्थिति है कि इस तरह से ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। सर, इससे जुड़े कोर्स के बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं आपसे। इससे जुड़े कोर्स कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस अपने आप में एक डिग्री है और इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल पर लड़के इंटर करते हैं इसमें। और इन्वायरमेंट का डिफरेंट नाम, जैसे इन्वायरमेंट वाटर मैनेजमेंट या बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह करके इंटर करते हैं। और इन्वायरमेंट ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर वो पीजी करेंगे, पीजी करके वो फिर इसके पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर वो पीएचडी कर सकते हैं। और इस तरह से वो अब उसके बाद में उनका ये हो, तो एक कोर्स तो ये है, जैसे सब कोर्सों में होता है कि ग्रेजुएशन, इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद में फिर क्वालिफिकेशन हो तो फिर ये करके पीएचडी करें। लेकिन इसके अलावे बहुत सारे कोर्सेज इसमें आई हैं और उसमें सर्टिफिकेट कोर्स जो 1 साल का कोर्स होता है जी। इसके बाद में डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इस तरह कई कोर्सेज हैं। तो ये सब जो कोर्सेज हैं वो शॉर्ट टर्म कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है और फिर एडवांस डिप्लोमा होता 3 साल कोर्स है। तो ये लड़के जब कोर्स करते हैं तो उनके जहाँ नीड होता है उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करें, हम अब इसमें आएंगे क्या क्या इसका आयाम है जी जी। जैसे वेस्ट एक प्रॉब्लम है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का यदि वो के फील्ड में वो जा रहे हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे। यदि वो फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं उसका कर लेंगे। यदि वो फार्मास्यूटिकल में जाना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग कोर्स बने हुए हैं, क्योंकि इनके एम्प्लॉयमेंट का आयाम बहुत बड़ा है। अनेक क्षेत्र हैं जिसमें कि इन्वायरमेंटल साइंस के लड़के जा सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट कोर्स बने हुए हैं कि वो अपने यदि हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होंगे, ये सब उस लाइन में जाएंगे। यदि वो ग्रेजुएशन लेवल पर ही ब्रांच ऑफ होना चाहते हैं तो इसमें ही बहुत सारे कोर्स हैं। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि पर्यावरण विज्ञान से जुड़े कोर्स कहाँ कहाँ होते हैं? अगर देश लेवल की बात करें, इंडिया लेवल की बात करें, उसके बाद से स्टेट लेवल में बिहार की बात करना चाहेंगे, तो इसके कोर्स कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि इन्वायरमेंट की चिंता तो 1972 में जब स्टॉकहोम में जो हुआ उसके बाद से विश्व की चिंता आई है, इसलिए इसके पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोर्स नाम की चीज़, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल डिग्री, इस तरह कुछ नहीं था। 1974 में पहली बार JNU ने इस कोर्स को शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शुरू किया 1974 में। हमें लगता है कि परहैप्स वो पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने इसकी शुरुआत करी। हाँ। इसके बाद में धीरे धीरे करके ये कोर्स बढ़ा, जैसे AN कॉलेज पटना में 1988 में आ गया जी। लेकिन बकिया जितने जो इंस्टीट्यूशन सभी हैं वो रिसेंट में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2021 में शुरू किया, इसके बाद इग्नू ने भी 2021 में शुरू किया। तो इधर बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं और अब तो कंट्री में कम से कम गूगल पर देखा 100 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तो दिल्ली के 3 यूनिवर्सिटी हो गए, JNU हो गया, इग्नू DU हो गया, DU भी शुरू कर दिया और इग्नू भी शुरू कर दिया है। उसके बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी में इसका बहुत अच्छा कोर्स है। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर में है। उसके बाद में IITs में एक कोर्स आ गया। और सर, बिहार में कहाँ कहाँ है? बिहार में एक तो एन कॉलेज जिसने सबसे पहले शुरुआत की, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में है और रिसेंटली 10-12 सालों में अब इसकी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में हो रही, एनवायरमेंट साइंस एंड मैनेजमेंट करके। इसके बाद में मगध यूनिवर्सिटी में हो रही है जी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो रही है, इसके बाद में भागलपुर यूनिवर्सिटी में हो रही है, बिहार लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने इसको अपनाना शुरू कर लगभग, मैंने सब तो नहीं लेकिन सब बहुत लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा संस्थान है
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में जी। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यह ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में करता है ये। और यहाँ की विशेषता ये है कि यूनिवर्सिटीज में इसके सीट लिमिटेड होते हैं, सब लड़के उसमें पढ़ नहीं सकते हैं, जो कम्पीट करते हैं वही करते हैं। लेकिन यहाँ का है ओपन यूनिवर्सिटी का ये है कि इट इज़ ओपन टू ऑल, मतलब किसी एज ग्रुप में आप हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको है तो आपको एडमिशन वहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं है यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी साल 100 लड़के हैं, किसी साल 300 लड़के हो गए, तो जितने लड़के चाहते हैं सबको एजुकेशन देना है। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक तरह से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा सेंटर हो गया है, जिसमें बहुत बड़े संख्या में लड़के करते हैं। एक और यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटी और, जो एक तो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि राजगीर में है, आपने अधिकांश लोग जानते होंगे इसको, स्पेशल प्रोविज़न के तहत बनाया गया है और इसमें साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी एनवायरनमेंट की पढ़ाई है। तो इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक अब ये पढ़ाई हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है और अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई जो होती है वो कॉलेज लेवल पर होती है। सर एक सवाल बहुत ही अहम है, होता है कि जब कोई भी छात्र या छात्रा किसी कोर्स को करने जाता है तो उसमें उसकी रुचि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्या लगता है कि अगर कोई पर्यावरण के क्षेत्र में जानना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसकी उसमें कितनी ज़्यादा रुचि होनी चाहिए? देखिए, एक तो स्टूडेंट जब भी पढ़ते हैं तो एक पढ़ाई कुछ भी करते हैं तो एक दिमाग में रहता है कि इसका एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट जी। अब प्लस थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट का हम कुछ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हमारे समझ से जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उतना शायद किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि इन्वायरमेंट जो पढ़ते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए प्रिय है। सब लोग, आम आदमी भी इन्वायरमेंट की बात करता है, आप साधारण आदमी भी है जो पढ़ा लिखा नहीं भी कहता है इन्वायरमेंट खराब हो गया है, हवा खराब हो गया है। तो यदि आप उसके लिए कुछ करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए करते हैं, या समाज को ये लगे कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर द इन्वायरमेंट, बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो समाज का उसको एक रिस्पेक्ट मिलता है और उसकी रुचि बढ़ती जाती है, उस चीज़ में रुचि बढ़ती जाती है जी। और कुछ लोग तो इस काम को करने के बाद एक तरह से इतिहास पुरुष हो गए हैं। जैसे बहुगुणा साहब का आपने नाम सुना है आज, इसके बाद में इस तरह के बहुत लोग हैं, जैसे सालिम अली साहब हैं जो कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, या इवन मेनका गांधी हैं जो कि, तो इसी तरह कुछ लोग जो हैं जो इन्वायरमेंट में कुछ काम करके कुछ काम करके और इतना बड़ा नाम हो गया है कि ये भी अट्रैक्ट करता है विद्यार्थियों को कि हम भी यदि कुछ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ साथ समाज में हमको एक प्रतिष्ठा मिलेगी। जी सर, आजकल पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न स्तर की डिग्रियां प्राप्त करने की जिज्ञासा छात्र छात्राओं में देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे उसका तो वही मुख्य कारण है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहला तो हम कहेंगे इसमें कि टीचिंग में क्या है कि एक तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS जिसको कहते हैं जी, क्लास 1 से लेकर के और 12 तक स्कूल एजुकेशन में आ गया है। इसके बाद में इन्वायरमेंट की पढ़ाई, जैसा हमने कहा कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में भी हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें एक टॉपिक इन्वायरमेंट का पढ़ना है जी। तो टीचिंग में है कि ये स्कूल में जो टीचर होते हैं उसके लिए अभी तो ऐसा प्रोविज़न नहीं हुआ कि इन्वायरमेंटल साइंस के टीचर को बहाल किया जाए। साइंस की टीचर की बहाली होती है, लेकिन साइंस टीचर की बहाली चाहे गवर्नमेंट में हो और या चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, वो प्रेफर करते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस का लड़का रहे जो साइंस भी पढ़ाए और EVS भी पढ़ाए। सर, इससे जुड़े कोर्स करने के बाद छात्र छात्राओं के लिए रोजगार का अवसर किस तरीके से? हाँ, तो बताइए, एक तो हाँ वही उसी को बता रहे हैं, इसमें थोड़ा समय देना होगा इसलिए कि हम हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे। एक तो
हो गया टीचिंग, टीचिंग हो गया जी। लेकिन यूनिवर्सिटीज में अभी तक टीचिंग की स्थिति ये थी, जैसे हमने बताया कि 10-15 सालों में ये पॉपुलर बहुत हुआ है। तो टीचिंग की ये स्थिति अभी तक रही है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ तो कैडर है, लेक्चरर, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और वहाँ परमानेंट बहाली होती है। लेकिन अभी तक जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऐसा होता है क्या कि गेस्ट टीचर से या साइंस के टीचर से पढ़ाई होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी गुंजाइश है, लेकिन स्कूल में तो एकदम प्रेफरेंस है कि इन्वायरमेंट के जो टीचर होंगे वो साइंस भी पढ़ा लेंगे, ईवीएस भी पढ़ा देंगे। ये कॉलेजेज में अब आ रहा है और इस बार अभी वैकेंसी आई है, 104 वैकेंसी अभी बिहार सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से आया है कि इन्वायरमेंट के टीचर का परमानेंट बहाली हो रहा है। तो टीचिंग में अब ये रास्ता ये भी खुल गया कि स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटीज तक इन्वायरमेंट के टीचर्स मिलेंगे। तो एक तो टीचिंग हो गया। दूसरा अब आप आते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो इन्वायरमेंट के लोगों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। कहाँ कहाँ सो बताते हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, उनको एक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सेल रखना है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सेल रखना है। उनका काम क्या होगा कि वो कुछ जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं उससे एयर, वाटर या सॉइल को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इसके लिए कौन मॉनिटर करेगा? तो उसके लिए इन्वायरमेंटल के स्टूडेंट को रखेंगे। वो मॉनिटर करके वो उनको आगाह भी करता है और साथ साथ सरकार की नीतियों से भी पता लगाता, ये वाकिफ करता है। तो ये एक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सेल में एक या एक से ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा वो ये है इंडस्ट्री है, उसके अनुसार वहाँ पर बहाली होती है। एक तो वहाँ हो गया। अब एक गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को ये करती है। तो उसमें बम्पर माने ये होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट में वाटर क्वालिटी एनालिसिस हो रहा है, लेबोरेटरी सेटअप हुआ है 38 डिस्ट्रिक्ट में। एक स्टेट लेबोरेटरी है। तो स्टेट लेबोरेटरी, इसके 38 डिस्ट्रिक्ट में, फिर इसका 75 सब डिवीज़न है। सभी डिवीज़न पर में वाटर क्वालिटी एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी सेटअप हुए हैं। उस सब में अब क्वालिफिकेशन है कि या तो केमिस्ट्री होगा, केमिकल एनालिसिस के लिए केमिस्ट्री होगा, या इन्वायरमेंटल साइंस होगा। और सर तो यूँ कहे कि इसमें रोजगार के अवसर काफ़ी हैं। काफ़ी है। सर आगे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं की जागरूकता देश को कैसे एक नया आयाम देगी? देखिए, ये समस्या तो जो विश्व की समस्या है वो समस्या भारत की भी है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, ये सारी समस्या केवल ऐसा नहीं है कि एक विश्व के किसी एक देश की है, ये पूरे विश्व की है। और इसी के साथ सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का है, उसी तरह से एनर्जी पर है, अनेकों आयाम हैं। एनर्जी कंजर्वेशन पर है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर है, फॉरेस्टेशन पर है। ये सारे क्षेत्र जो हैं वो इन्वायरमेंट के स्टडी में आते हैं। और इस किसी भी क्षेत्र में यदि एक इन्वायरमेंटलिस्ट काम कर रहा है तो किसी न किसी तरह से मानव जाति का उद्धार का काम कर रहा है। सर समय बहुत कम है, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप छात्र छात्राओं को कोई संदेश दे दें। संदेश दें कि इन्वायरमेंटल साइंस एक अत्यंत उपयोगी और कैरियर ओरिएंटेड कोर्स तो है ही, साथ ही साथ आप में एक आपको स्वाभिमान देगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाज के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो इस भावना से आप इसके साथ जुड़ें और जुड़ करके इस भावना से काम करें कि समाज को अधिक से अधिक इससे फ़ायदा हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हो, चाहे सोलर एनर्जी के यूज़ के थ्रू हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और दर्शकों को ये तमाम जानकारी साझा की उसके लिए। धन्यवाद।
तो आज के हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में इतना ही, और हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।